सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे निर्यात तत्परता सूचकांक अर्थात एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स पर। देखेंगे आखिर यह इंडेक्स है क्या, इसको तैयार कैसे किया जाता है और वर्तमान समय में यह क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे ब्रिक्स पर। देखेंगे ब्रिक्स के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से फिर से चर्चा में लौट आया है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स अर्थात निर्यात तत्परता सूचकांक पर। वस्तुओं एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश में बेचते जब हैं तो इसको हम निर्यात कहते हैं। अगर हम वहां से सामान अपने देश में मंगाते हैं या सेवा मंगाते हैं तो इसको हम आयात कहते हैं। अर्थात निर्यात से तात्पर्य क्या है, अपने देश से बाहर किसी देश को क्या करना, सामान बेचना, और वहीं उनके सामानों या सेवाओं को खरीदना हमारे लिए क्या है, आयात है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, यूरोपीय देश आदि अपनी अर्थव्यवस्था को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से चला रहे हैं। वहीं आपने एक समूह सुना होगा, ओपेक सदस्य देश। यह क्या करते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं का निर्यात करके विश्व समुदाय से बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए, चाहे जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, कोई भी देश, जब वो हमें कुछ वस्तु और सेवा क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, अर्थात वो हमें बेच रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। और हम जब भुगतान करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, इस तरह से उनको पूंजी मिलेगी। तो हर देश के पास अपनी अपनी कुछ वस्तुएं हैं, कुछ सेवाएं हैं जिनका वह क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जो विकासशील देश हैं, सामान्यतः वह क्या करते हैं कि खाद्यान्न से जुड़ी हुई चीज़ों अर्थात एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कई बार जो है कि ये क्या करते हैं, जो टेक्निकल चीज़ है उनका भी निर्यात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत सी चीज़ों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात किसका करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का, बहुत सी ऐसी सेवाओं का जिनका विकास अभी विकासशील देशों में नहीं हो पाया। कुल मिलाकर आयात और निर्यात पूरे विश्व में चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश से जोड़ता है और अपने कुछ सामानों को बेचता है और दूसरे के सामानों को खरीदता है। अब देखिए, जब निर्यात अगर कोई देश करता है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे उसको थोड़ा सा समझिए। जब कोई देश निर्यात करता है तो उसको क्या मिलता है, व्यापार और विकास के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आप कल्पना करिए कि आप कोई जो है कि बिस्किट बनाते हैं। अगर आपको यह पता हो कि जो आप बिस्किट बनाते हैं उसके पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, अगर आप उसको बेचना विश्व में भी चाहें, भारत में भी उसको बेचें, तो आपके लिए अवसर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई भी प्रोडक्ट घरेलू मार्केट से बाहर बिकने की क्षमता रखता है या वो बिक पाता है तो उसको क्या मिलते हैं, व्यापार के ज्यादा अवसर मिलते हैं। अर्थात एक व्यक्ति नहीं खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा। घरेलू कस्टमर अगर नहीं खरीदेंगे तो बाहर के लोग खरीदेंगे। इससे क्या होता है, अवसर मिलता है। और जब यही अवसर सही से यूज होता है तो इसका क्या फायदा मिलता है, विकास होता है।
दूसरा जो फायदा होता है, असीमित बाजार मिलता है। अब आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, फिर से बिस्किट बना रहे हैं और आपको ये पता हो कि आप सिर्फ अपनी कॉलोनी में बिस्किट बेच सकते हैं, वहीं आपको पता हो कि नहीं, आप पूरे विश्व को बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो गया, मार्केट असीमित हो गया। अब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, क्या क्वालिटी रखते हैं, कितना मजबूत ब्रांड बनाते हैं और कितना बेच सकते हैं। तो ये क्या होगा, दूसरा फायदा। तीसरा है, स्थानीय बाजार में होने वाली गिरावट से सुरक्षा प्राप्त होती है। मान लीजिए फिर से आप बिस्किट बना रहे थे और वहां के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम इतने में बिस्किट आपका नहीं खरीद पाएंगे, और या उन्होंने किसी भी कारण से, मान लीजिए उनकी आय कम हो गई, जैसे कोविड-19 के दौर में देखें तो बहुत सी चीज़ों का लोगों ने क्या किया, उपभोग में कमी किया। ठीक इसी तरह से अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी अगर मांग में कमी आ जाए, तो अगर आपके पास निर्यात का विकल्प होगा तो आपको ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर आपका सामान बिक जाएगा। चौथा इसका जो फायदा है वह है, विदेशी बाजार से अधिक लाभ प्राप्त होता है। स्वाभाविक है, अगर हम अब एक बिस्किट का पैकेट ही बनाते हैं, हमारे यहाँ 5 रुपये 10 रुपये में वो बिकता है, लेकिन यदि हम अच्छी क्वालिटी का एक बिस्किट का पैकेट बनाते हैं तो हो सकता है 10 से 15 रुपये का पड़े, लेकिन बाहर में हम उसको $1 में भी बेच सकते हैं, अर्थात हमको 40 से 50 रुपये भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये मैटर करता है कि क्वालिटी आखिर क्या है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि घरेलू मार्केट की तुलना में विदेशी मार्केट से क्या होगा, लाभ ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और देशों से संबंध बेहतर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए भारत कहे कि आप, वह क्या करेगा, अगर आज जो है कि 10 किसी चीज़ का यूनिट का वो एक्सपोर्ट करता था, मान लीजिए फिर से बिस्किट ही ले लेते हैं, 10 बिस्किट का पैकेट का एक्सपोर्ट करता था भारत, तो उसको कुछ ना कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, क्योंकि जिनको वो बेचेगा वह क्या करेंगे, भारतीय रुपया तो नहीं देंगे, अपने यहाँ की मुद्रा देंगे, डॉलर देंगे, यूरो देंगे, कुछ देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, विदेशी मुद्रा आता है। अब भारत कहे हम अगले साल से या अगले दिन से हम 100 यूनिट को एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत के पास क्या आएगा, विदेशी मुद्रा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर विदेशी है जो निर्यात है, इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है और काफी अच्छा माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जिन देशों का निर्यात अच्छा होता है तो उनका जो है कि व्यापार जो घाटा होता है वह क्या होता है, सरप्लस में होता है। जैसे अगर हम बात करें भारत और चीन का, तो हम लोग चीन पर क्यों नाराज होते हैं, क्योंकि अधिकांशतः उसके साथ जो हमारा व्यापार घाटा है वो क्या है, घाटे में चल रहा है, अर्थात हम जितने का आयात करते हैं उतने का निर्यात हम उसको नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं निर्यात अगर होता है तो हमारे लिए काफ़ी फायदा होता है, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री ग्रो होती है, रोजगार बढ़ता है, तकनीकी आती है, बहुत सी चीज़ें खैर इसमें होती हैं। 1990 के दशक में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को उसने क्या किया, खोलना प्रारंभ किया। और भारत जो है कि क्या हुआ कि उसने निर्यात को भी बढ़ावा दिया, लेकिन अभी हमारा जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वैश्विक निर्यात में लगभग 1.64% की हिस्सेदारी रखता है, वहीं आयात में 2.34% की हिस्सेदारी रखता है। ये वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के आधार पर लगभग अभी जो आंकड़ा होगा इससे मिलता जुलता ही होगा। निर्यात के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना में भारत जो है कि पिछड़ी हुई है। इसी कारण निर्यात के मामले में सभी राज्य अलग अलग मात्रा में अपना सहयोग देते हैं। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये निर्यात और आयात का खेल हम खेल क्यों रहे हैं। हुआ यह है, हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक अर्थात एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 को जारी किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय निर्यात के क्षेत्र के लिए चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को प्रभावी बनाना और जो नियामकीय संरचना है अर्थात जो रेगुलेटिंग एजेंसी है उनको सही से प्रोत्साहित करना, जिससे क्या उसके निर्यात बढ़ सके। अर्थात इसमें हमें यह देखना है कि यह जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में कौन सा राज्य किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है, उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, जिनको अगर वह टेकल कर लेंगे तो आने वाले समय में वह जो क्या है उनके लिए अवसर काफ़ी खुल सकता है। अर्थात हर राज्य की अलग अलग कैपेसिटी है, वह अपनी कैपेसिटी का कितना परसेंट एक्सपोर्ट के मामले में यूज कर पा रहा है, इसी को चेक करने का यह एक माध्यम है। इससे क्या होगा, इस इंडेक्स से राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विकास होगा और एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी काम चीज होंगे।
कुल मिलाकर निर्यात के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे और किए गए जो है कि उनके जो प्रयास हैं उनका यह मूल्यांकन करता है और साथ ही साथ निर्यात तत्परता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और बढ़ावा देकर यह चाहता है कि सभी राज्य क्या करें, एक कॉम्पिटिटिव माहौल में, फ्रेश कॉम्पिटिटिव माहौल में क्या करें, आगे बढ़ें और एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़े। इस प्रकार का जो विचार है वो वर्ष 2019 में नीति आयोग के समक्ष आया था, लेकिन अब जाकर यह क्या हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ। नीति आयोग का यह जो सूचकांक है उन सभी कारकों का आकलन करता है जो क्या होते हैं, किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निर्यात को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात यह देखता यह है कि निर्यात के लिए कुछ जो है कि बेसिक चीजें होती हैं, उनकी उपलब्धता संबंधित राज्यों में कितनी है। अर्थात गुजरात की कंडीशन क्या है, जम्मू कश्मीर की कंडीशन क्या है, जो है कि तमिलनाडु की कंडीशन क्या है, महाराष्ट्र की कंडीशन क्या है, बिहार की कंडीशन क्या है। इन बहुत से पिलर पे के आधार पर यह चेक करके ही इंडेक्स बनाते हैं। तो अब देखिए सूचकांक के 4 प्रमुख आधार हैं। पहला है पॉलिसी अर्थात नीति, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम अर्थात व्यापार करने का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वह कैसा। सभी शब्दों की मैं व्याख्या करूंगा, आपको मैं बस अभी परिचित करूँ। फिर तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम अर्थात जैसे बिजनेस करने का एक इकोसिस्टम होता है, ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट अर्थात व्यापार करने का भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो उसके इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं। तो चाहे बिजनेस इकोसिस्टम हो या फिर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हो, जब ये अच्छे होंगे तो बिजनेस और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अर्थात एक्सपोर्ट के मामले में अभी राज्यों की परफॉर्मेंस क्या है, इन 4 आधारों पर देखकर जो है कि सूचकांक को तैयार किया जाता है। अब एक एक को लेकर बात करते हैं। पहला है पॉलिसी। अब पॉलिसी या नीति जो है वह निर्यात के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें आप घरेलू रूप में किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, हम आपसे कहें कि आपको निर्यात करना चाहिए, आप कहें निर्यात करना चाहिए, ये क्या होता है। तो इससे आप पता चलता है कि आपने निर्यात के लिए कोई नीति नहीं अपनाई। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो हो सकता है उसने निर्यात के लिए पॉलिसी बनाई हो कि हमें एक रोड मैप के आधार पर बढ़ना है, भारत सरकार से इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमें अपने सामान का क्या करना है, निर्यात करना। ठीक भारत के संदर्भ में यही बात अब लागू होती है। अर्थात भारत में किस प्रकार की नीतियां हैं, भारत के राज्यों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की नीतियां हैं, यह क्या करता है, सूचकांक चेक नहीं करता। अर्थात अगर देखें तो जिन राज्यों की पॉलिसी निर्यात के संदर्भ में लिबरल होगी, उदार होगी, फ्लेक्सिबल होगी और निर्यात को बढ़ावा देने वाली होगी, वहां पर निर्यात क्या बढ़ेगा, ज्यादा होगा। कारण क्या है, वहां पर पॉलिसी ही है कि हमें निर्यात को बढ़ावा देना। वहीं दूसरी तरफ अगर जो राज्य हैं जिनके लिए अपनी आंतरिक चुनौतियां ही बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती हैं, वो छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए बेसिक चीजें भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके पास इस प्रकार की पॉलिसी निर्यात को नहीं होगी। क्या पहले वो सोचेंगे हमारा जो घरेलू मार्केट है इसकी आवश्यकताएं पूरी। तो इस तरह से पॉलिसी पहला पिलर है, इसे सूचकांक में 20% का भार दिया गया है। और जो 20% का भार है, जैसे सूचकांक जो है वो 100 अंक का मिलकर बनेगा। 100 अंक में तो हमें देखना यह है कि आखिर किस जो है कि पैरामीटर्स को या किस पैमाने को कितना वेटेज दिया गया है। तो पॉलिसी को दिया गया है 20% का वेटेज, और इसको कहें अगर 20% वेटेज को हम 100 में देखने का प्रयास करें तो 20 अंकों का भार दिया गया। इसके 2 उपभाग हैं। पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को 10% का भार दिया गया है, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को क्या है 10%। तो इस तरह से देखा जाए तो पॉलिसी के चूंकि ये 2 उपभाग हैं तो यह क्या है, यही सी 20% में शामिल है। ऐसा मत कहिएगा कि ये अलग है ना, पॉलिसी के ये क्या उपभाग हैं, पॉलिसी को दिया गया है 20 अंक और यह 50-50% डिवाइड किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है ये है कि आखिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कौन सी पॉलिसी है, कितनी इफेक्टिव है, इसको चेक करते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अर्थात अगर आपको कहीं फाइलिंग करानी है, कोई परमिशन लेना है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कितना फ्लेक्सिबल है, कितना अच्छा है, कितना ट्रांसपेरेंट है, इसको लेकर जो है कि देखा जाता है। तो पहला आधार हुआ पॉलिसी।
यदि जो है कि पॉलिसी अच्छी होगी तो स्वाभाविक है निर्यात को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, आधार है, वह है बिजनेस इकोसिस्टम, और इसे सबसे ज़्यादा 40% का वेटेज दिया गया है। बिजनेस इकोसिस्टम से तात्पर्य उस सिस्टम से है जो किसी बिजनेस को वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आपको एक शोरूम खोलना है। शोरूम खोलने के लिए आपको वहाँ तक गाड़ियों को लेके आना है, गाड़ियों को लाकर जो है कि फिर आपको एक अच्छा सा एक लोकेशन होनी चाहिए जहां पे लोग देख सकें। अब आपको पता है कि आपको खोलना तो है शोरूम, किसी गाड़ी का ही मान लीजिए शोरूम खोलना है, और रोड पे कोई ऐसी जगह नहीं है। आप कहें कि हम खेत में खोल लेंगे तो खेत से शोरूम तो नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, मान लीजिए आप कुछ भी दुनिया का प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए जरूरी है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां पे सड़कें हो, वहां पे अन्य जो बेसिक चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए, वो सभी चीजें जब उपलब्ध होती हैं तो इसी को बोलते हैं बिजनेस इकोसिस्टम। जैसे पर्यावरण का इकोसिस्टम होता है, तो बिजनेस का भी एक इकोसिस्टम होता है, और इसको 40% दिया गया है। अब जो है कि अगर बिजनेस इकोसिस्टम अच्छा है तो बिजनेस बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, क्योंकि घरेलू मार्केट में असीमित संभावनाएं तो आपके पास नहीं होती। इसके 4 उपकारक हैं, अर्थात 40% के वेटेज को जो है कि डिवाइड किया गया है। पहला है बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि वहां पे कार्य की शैली कैसी है। मान लो चले आपको लगाना है, कोई शोरूम लगाना है, आपने जाके जो है कि अपनी नींव डाली, अपने शोरूम बनाया, और दूसरे दिन जो है कि कुछ लोग हाथ जो है कि हथियार और डंडा लेकर आ गए और आपसे कहे कि हमें वसूली करनी, तो ये बिजनेस का इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि बिजनेस करने का इन्वायरमेंट वहां ठीक नहीं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, अर्थात आपको कोई भी चीज बेचना है तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि जो है कि कहीं खोलें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, बिहार और कुछ अन्य जगहों पे क्या हुआ है कि जो पुल है वो बह गए हैं। अब वहां पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, पुल बह गया, तो कब बनेगा, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ने क्या किया, उनके व्यापार को प्रभावित किया। तो ठीक इसी प्रकार का पूरे देश में एग्जाम्पल आप लेकर समझ सकते हैं। तीसरा इसमें जो है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात आधारभूत संरचना कैसी है। आधारभूत संरचना में सभी कुछ आ जाते हैं जो व्यापार के, चाहे बिल्डिंग हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, मेडिकल हो, जितनी चीजें सब इसमें शामिल हो। चौथा इसमें है एक्सेस टू फाइनेंस, अर्थात अगर आपको लोन चाहिए, वित्त चाहिए, तो आपको आसानी से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये भी इसमें देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो बिजनेस ये जो आपका ये जो है इकोसिस्टम है, ये 4 चीज़ों से मिलकर बना है, और इन 4 चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। कनेक्टिविटी जैसे अच्छी होने पर क्या होता है, सामान का स्थानांतर तेजी से होता है, खराब होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं अब अगर वेयर हाउस, बिजली, तकनीकी सुलभता वहाँ के आधारभूत संरचना को मजबूत भी करती है। तो कुल मिलाकर अगर सभी चीज़ें होंगी तो अपने आप वहाँ का जो है कि इकोसिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वह है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। अभी हमने क्या समझा, बिजनेस इकोसिस्टम। अब क्या है एक्सपोर्ट, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, पीडीएफ आपको सही करके मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जिस तरह से बिजनेस करने के लिए सभी चीजें बहुत वेल मेंटेन होनी चाहिए, ऐसे ही इको जो है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसका जो सिस्टम होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। मालूम चला आपने सामान बना लिया, आपका सामान भी तैयार है, लेकिन एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि इकोसिस्टम सही नहीं है, कनेक्टिविटी सही नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, या फिर जो है कि फाइलिंग जल्दी से नहीं हो पाती है, या आपको परमिशन नहीं मिल पाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, चेकिंग जल्दी नहीं हो पाती है। इन सभी कारणों से एक्सपोर्ट क्या होता है, प्रभावित होता है। अब इसके 3 कारक दिए गए हैं, 20 अंक को 3 अंकों में डिवाइड किया गया। पहला है इसमें जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्वाभाविक है अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छा होगा, निखरेगा। दूसरा है ट्रेड सपोर्ट, अर्थात व्यापारिक सपोर्ट कितना है। तीसरा है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया, जहाज खड़े करने का, जहाजों की संख्या, वहां पर जो है कि सामानों को रखने की व्यवस्था, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। चौथा जो कारक है वो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अर्थात राज्य जो है कि उनका एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस
कैसा है, इसको 20 अंक दिए गए हैं और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन, दूसरा है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप कितनी चीज़ों का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपकी वृद्धि कितनी है। स्वाभाविक है, वृद्धि भी अच्छी है और आपके पास जो है कि बेचने के लिए उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, विविधता है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को बेच पाएँ। तो यह था, इन्हीं आधारों पर इंडेक्स तैयार किया जाता है और तैयार करने के लिए राज्यों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। कौन सी श्रेणियां हैं उनको अब देखिए। अब आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को रोक कर देखेंगे तो काफ़ी विजिबल है। राज्यों का वर्गीकरण 4 कैटेगरी में किया गया है। ग्रुप ए में कोस्टल स्टेट रखे गए हैं, तटीय राज्य रखे गए हैं। दूसरा है ग्रुप बी, इसमें जो है कि लैंड लॉक्ड राज्य रखे गए हैं। तीसरा है ग्रुप सी में हिमालयन स्टेट रखे गए हैं। चौथा है ग्रुप डी, जिसमें यूटी और जो है कि आपके जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसमें ये रखे गए। अब देखिए जो 4 यह जो ग्रुप हैं ए बी सी डी, इसमें अब देखिए ग्रुप ए में जो कि कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं, कौन से हैं, आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। वहीं जो कि लैंडलॉक्ड में असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। वहीं जो हिमालयन स्टेट में, उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को अभी एक ही में रखा गया है, अलग अलग उसको यूटी में नहीं रखा गया है, अर्थात जम्मू और जो है कि लद्दाख को अलग अलग नहीं किया गया। तो ये हिमालयन स्टेट है। अब देखिए जब भी इनका अब परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि कोस्टल एरिया में कौन से राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लैंड लॉक्ड राज्यों में कि इन्होंने किया है, और फिर ओवरऑल इनका देखा जाए। राज्यों का जो कुल स्कोर प्राप्त हुआ उसके आधार पर अब देखिए, तो सबसे पहला जो डिवाइडेशन था हमारा कोस्टल के आधार पर, इस देखिए इसमें रैंक मिला है, पहला जो है कि गुजरात को, दूसरा मिला है महाराष्ट्र को, तीसरा तमिलनाडु को, चौथा उड़ीसा को। अब देखिए इनका जो स्कोर है वो भी देख लीजिए, जो है कि गुजरात को मिला है 75.19, महाराष्ट्र को मिला है 75.14 और बाकी सब चीज़ें राज्यों के नाम लिखे हुए। जो लैंड लॉक्ड स्टेट है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है राजस्थान का, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद हरियाणा। राजस्थान का जो स्कोर है 62.59 है, तेलंगाना का 57.43 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगली कैटेगरी आती है यूनियन टेरिटरी की, और इसमें अगर देखेंगे तो आपको सबसे अच्छा स्कोर दिखाई देगा दिल्ली का। हालांकि अगर आप देखिए दिल्ली का कंपेयर जो है कि गुजरात से कीजिए, महाराष्ट्र से कीजिए, तो आपको पीछे दिखाई देगा। फिर दूसरा जो यहाँ पे स्थान है दिल्ली के बाद वो गोवा का है। हिमालयन स्टेट पर भी एक बार नज़र रख लेते हैं। हिमालयन स्टेट में देखिए रैंक इनके देखिए, उत्तराखंड को सबसे अच्छा बताया गया है एक्सपोर्ट के मामले में, और इनका जो स्कोर है 48.11 है। त्रिपुरा है 40.79 और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मेघालय, इन राज्यों का नाम लिखा हुआ है। अब देखिए सूचकांक के आधार पर मैंने 4 आपको पैरामीटर बताए, जो है कि पॉलिसी कैसी है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है। ये सभी 4 आधार थे। इन चारों आधारों पर अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या किया, जनरलाइज कर दिया कि गुजरात पहले स्थान पर है, सभी चीज़ें बता दी। लेकिन अगर आप पॉलिसी के आधार पर कौन सा राज्य पहले पे है, इकोसिस्टम के आधार पर कौन सा है, तो वो भी देख लीजिए कि पॉलिसी पिलर स्टेट जो है वह पहला स्थान जो है कि वह महाराष्ट्र को मिला है, अर्थात महाराष्ट्र की पॉलिसी सबसे अच्छी बताई गई है और इसको मिला है 94.93 का स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। वहीं गुजरात को देखेंगे तो 85.70, और वहीं अगर एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम देखेंगे फिर से महाराष्ट्र आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। बिजनेस इकोसिस्टम का देखेंगे अगर तो यहाँ पे गुजरात क्या होगा, आगे निकल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र चौथे स्थान पर आएगा। अगर यहाँ पर बिजनेस इकोसिस्टम पिलर में देखिए तो दिल्ली का भी स्कोर काफ़ी ठीक ठाक है। वहीं पर अगर देखें एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पिलर के आधार पर देखें कि एक्सपोर्ट के मामले में कितना परफॉर्मेंस में सुधार आया है, उसमें देखें मिजोरम देखेंगे आपको आगे दिखाई देगा, गुजरात सेकंड पर दिखाई देगा। तो इस उपरोक्त आंकड़ों से हमने क्या देखा कि निर्यात के क्षेत्र में जो राज्य हैं उनके बीच असमानता है। असमानता इससे पता चलती है कि प्रथम 3 स्थान पर कौन से राज्य हैं, क्रमशः गुजरात है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो कि तटीय राज्य हैं, कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं। वहीं अगर
आगे भी देखें तो शीर्ष 10 में से 6 राज्य कोस्टल एरिया के हैं, और इसमें से यह जो कोस्टल एरिया के 6 राज्य हैं तो पहला कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वहीं 10 में से अगर 6 राज्य तटीय हैं तो 3 और कौन से राज्य हैं? वह है उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के 70% निर्यात में सिर्फ जो है कि 5 राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना का योगदान है। ठीक जो है कि ये स्थिति ये बताती है कि ठीक नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्र राज्यों ने निर्यात के क्षेत्र में उनकी जो संभावना है उसका सही से यूज नहीं किया। अच्छा, सबसे खराब वगैरह ये जो अगर आपको देखना हो तो मैं आपको बताता हूँ, इस इंडेक्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर इसमें देखें लैंड लॉक्ड में सबसे खराब कंडीशन, स्कोर देखें तो आप जम्मू एंड कश्मीर का दिखाई देगा 12.27 दिखाई देगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जो है कि बड़े राज्यों में सबसे खराब स्कोर देखने का प्रयास करें, है ना, जो कि कोस्टल एरिया, तो इसमें सबसे खराब स्कोर 34 जो है कि वेस्ट बंगाल का दिखाई देगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इनको आप आराम से देखते रहिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इस तरह हमें पता चला कि जो हमारे कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं ये क्या कर रहे हैं? ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल हमारे एक्सपोर्ट में सिर्फ 5 राज्यों का योगदान है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। और इससे पता चलता है कि बाकी जो राज्य हैं वह कहीं ना कहीं निर्यात के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए। भारत का प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट मात्र और मात्र जो है कि यहाँ पर देखेंगे 241 यूएसडी है। अब 241 यूएसडी का मतलब यह है कि हम जो हमारे जो लोग हैं जितना हम लोग निर्यात करते हैं उसका एवरेज निकाला जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आता है 241 यूएस डॉलर। यहाँ पे ये 24 इंटू यूएसडी लिख दिया, ये गलत है, टाइपिंग एरर है। तो भारत का प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट कितना है? मात्र 241 यूएस डॉलर है। अब प्रश्न आएगा कि प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट जो है कि क्या मतलब क्या है? तो प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे देश से 100 लोग बेचते हैं या कितने भी लोग बेचते हैं, उनकी जो भी वह आय जो बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उसके जो मूल्य है सभी देश के निवासियों से क्या कर दिया जाए? विभाजित कर दिया जाए। मान लेते हैं यदि हमारे देश की टोटल जनसंख्या 100 रुपये है और एक व्यक्ति ने क्या किया? 100 रुपये का निर्यात किया तो सबके हिस्से में 1-1 रुपया आ गया। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो भारत का जो प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है। अब प्रश्न ये आप कह सकते हैं कि फिर बड़ा कौन है? तो इसमें आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देखने का मिलेगा, वो है चीन का। चीन की जनसंख्या भी हमसे ज़्यादा है और उसका प्रति व्यक्ति जो एक्सपोर्ट है वो 18,000 यूएस डॉलर है। आप समझ सकते हैं हम लोगों से कितना ज़्यादा है। बाकी अगर छोटे जो देश हैं उनका देखें तो वह तो काफ़ी आगे दिखाई देंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर आप जापान को देखेंगे, ताइवान को देखेंगे, सिंगापुर देखेंगे, यूरोपीय देश देखेंगे तो उनका तो स्कोर अच्छा दिखाई देगा हमसे। कुल मिलाकर समीक्षकों का मानना है कि भारत में औद्योगिक विकास का चरण ना आने। आपको याद होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया है? सबसे पहले एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, फिर सेवा आधारित बन गई। यहाँ पे औद्योगिक वाला फेज कभी नहीं आया, अर्थात औद्योगिक आधारित फेज। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से क्या है, हम पिछड़े हुए हैं अभी पूरे एक्सपोर्ट में। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी उद्योग लगे हैं उनमें क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई देता है। कोस्टल वाले जो राज्य हैं वहाँ पे क्या हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हुआ है, वेल मेंटेन तरीके से हुआ है। और जो अंदर के राज्य हैं वहाँ पर अंग्रेजों के समय से उनमें क्या है? एक पिछड़ापन दिखाई देगा। साथ ही साथ जो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे अभी उन्नत नहीं कर पाए, इसके वजह से भी हमारा जो है निर्यात कम है। हमने कोई बहुत अच्छे ब्रांड भी विकसित नहीं किए हैं। जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में लेते हैं तो कुछ देशों का या कुछ कंपनियों का नाम आता है, हमारे पास ऐसे ब्रांड कम है। हालांकि रिलायंस वगैरह अब काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं, विप्रो वगैरह अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं ब्रांड के क्षेत्र में थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। आधारभूत संरचना का विकास जैसे कि मैंने बताया नहीं हुआ है। हमारे यहाँ की जो व्यापार नीतियाँ हैं होती हैं उनको पूर्ण इच्छा शक्ति से लागू नहीं किया जा सकता। बहुत से कारणों से अभी हम निर्यात में पीछे हैं और इसी पिछड़ेपन को राज्यों के संदर्भ में क्या हुआ है? इस इंडेक्स ने दिखाया।
अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक अर्थात ब्रिक्स पर। ब्रिक्स का मतलब क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते राष्ट्रों का एक समूह है। इनका शॉर्ट फॉर्म ही क्या है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावना से संबंधित एक रिपोर्ट में की गई थी। अर्थात 2001 में ही इन्होंने चर्चा की इस प्रकार की, लेकिन उस पर बाद में ध्यान दिया गया। और ब्रिक अर्थात अभी इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा हुआ है, तो ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकेतेरिनबर्ग में हुआ था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी पहली बार इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 2011 की बैठक में पहली बार शामिल हो गया। उसके बाद हम इसको ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है कि अंतर सरकारी संगठन नहीं है। अंतर सरकारी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सभी देशों ने जो है कि यूनाइटेड नेशन के किसी कन्वेंशन के तहत हस्ताक्षर किए हों, संधित किए हों, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अर्थात एक बस 5 देश एक साथ मिलकर बैठते हैं। इनके बीच ना ही कोई संधि स्थापित हुई, ना कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। यह संगठन दुनिया की आबादी का लगभग 40% आबादी का डिनोट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और टोटल वैश्विक जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 30% से अधिक है। आप समझ सकते हैं 5 देशों का ये जो समूह है कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वह अधिक स्थायी, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा दे। अब सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में क्या किया जाए? काम किया जाएगा। जैसे वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी, ध्यान दीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी क्या हुआ? अब 2014 से प्रयास किए जा रहे हैं। और हाल ही में क्या हुआ है? ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान चीन द्वारा सदस्य देशों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और 5G के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चीन के ब्रिक्स इनोवेशन एक जो है कि चीन ने क्या किया है? एक ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आसान शब्दों में मैं इस लाइन को समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो अभी जब ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई तो इसमें यह वर्चुअल बैठक थी, और चीन ने क्या किया? सभी सदस्य देशों से कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और 5G के क्षेत्र में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और इसके लिए हमें ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना करना चाहिए। दरअसल यह चीन ने इस वजह से किया क्योंकि वह अपनी 5G की कंपनी जिसका नाम है हुवेई, उस पर भारत रोक लगा सकता था, और इसके वजह से भारत रोक ना लगाए उसने क्या कर दिया? ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना का प्रस्ताव रख दिया। अब प्रश्न आएगा आखिर इस इनोवेशन बेस प्रस्ताव में है क्या? तो दरअसल है ये कि जब इनोवेशन के लिए और 5G के लिए चीन की जो सबसे बड़ी कंपनी है हुवेई, वो पूरे विश्व में घूम रही है, हर जगह अपने प्रोजेक्ट लगा रही है, तो चीन ने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले से ही एक इनोवेशन बेस बना लें, और उस इनोवेशन बेस में 5G के काम के लिए हम चीन की कंपनी को आगे क्या कर देंगे? दे देंगे। इससे क्या होगा कि भारत के द्वारा जो हुवेई पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था, चूंकि अब यह बात कहां पे उठ रही है? ब्रिक्स के मंच पे उठ रही है, और सभी सदस्य देश यदि सहमत होते हैं तो भारत भी इससे पीछे नहीं हट पाए, और इसी के कारण क्या हुआ? ये चीन ने चाल चली। इस समय चीन की जो दूरसंचार कंपनी हुवेई है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य देशों में प्रतिबंधित किया गया है, और प्रतिबंधित किए जाने के कारण भारत पर भी दबाव है, और भारत से भी अमेरिका, अन्य देश भी कह रहे हैं कि आप भी क्या कर दो, इसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दो। हाल ही में हमने सुना D10 अर्थात डेमोक्रेसी 10 नामक एक संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा था। बातचीत हुई जिसमें यह कहा गया कि हम अपना 5G नेटवर्क बनाएंगे, अर्थात हम हुवेई के साथ नहीं जुड़ेंगे। अमेरिका अब जब यह बात आई है तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया? चीन ने पहले ही प्रस्ताव रख दिया है कि क्यों ना हम लोग मिलकर 5G के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में कार्य करें, क्योंकि हमारे जितने भी अभी इस क्षेत्र की परियोजनाएं हैं वो काफ़ी पीछे हैं, इसलिए इसका पूरा फायदा किसको मिलने वाला? चीन को मिलना है।
हाल ही में भारत ने क्या किया है, चीन के प्रवेश को भारत में रोकने के लिए कई चीन के ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। चीन से आने वाले एफडीआई को भारत फिल्टर कर रहा है। इसलिए 5G के क्षेत्र में भारत द्वारा कठोर कदम हुवेई के खिलाफ उठाया जा सकता था और इसी को देखते हुए चीन ने क्या किया, ये चाल चला। भारतीय जो खुफिया तंत्र है उनका आकलन ये रहा है, चूंकि हुवेई जो है कि क्या है, हुवेई जो कंपनी है उस पर चीनी सेना का प्रत्यक्ष जो है कि नियंत्रण की बात उठती है। इससे क्या हो सकता है, हमारी जो डेटा हैं वह चीन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब हम 5G के नेटवर्क का यूज करेंगे उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है हुवेई की लगी है, और हुवेई में जो उनके मालिक हैं वो जो है कि वो चीन के मिलिट्री से रिटायर्ड हैं और उनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो चीन की आर्मी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए क्या है, चिंताजनक है। इसलिए भारत ने पहले ही प्लान बना रखा है कि हुवेई को इसमें प्रवेश नहीं कराया जाएगा। और इस समय जिस तरह से चीन ने तनाव क्रिएट कर रखा वैसे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन चीन ने क्या किया, पहले से ही प्रस्ताव रख दिया कि जिससे भारत के पास पीछे हटने का मौका ना रहे। कुल मिलाकर ऐसे में चीन द्वारा जिस तरह भारतीय क्षेत्र को हड़पने की मंशा प्रकट की गई है, चीनी कंपनियों को भारत में प्रवेश किए जाने की संभावना तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिक्स के मंच से जब ये बात चीन के द्वारा उठाई गई है तो अब इस पर भारत को कोई भी निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कारण ये है कि अन्य जो देश हैं वह चीन के इस प्रस्ताव पर क्या कर रहे हैं, सकारात्मक रूप दिखा रहे हैं, और कई ने तो अपनी परियोजनाओं को पहले से ही क्या चीन की हुबेई को शामिल कर रखा है। तो उनको कुछ गलत लग ही नहीं रहा, उनको लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, इनोवेशन हब बनेगा, एक जो है कि इनोवेशन बेस बनेगा, सबको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि पूरा जो कि चीन की जो कंपनी है पहले से स्थापित, वो इसका लाभ लेना चाहती है। रूस के विदेश मंत्री ने हुवेई के साथ मिलकर कार्य करने का स्वागत किया है और रूस में पहले से हुवेई की कुछ परियोजनाएं चल रही। ठीक इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी हुवेई पहले से सक्रिय है और यहाँ की दूरसंचार कंपनियों को खुद का 5G सेवा शुरू करने में तकनीकी सहयोग दे रहा है तो प्रोजेक्ट पर भी काम करेगा। ब्राजील के उपराष्ट्रपति ने भी इसी माह हुवेई को अपने 5G नेटवर्क में शामिल करने के संकेत दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो पहले 4G का नेटवर्क था उसमें 1/3 से अधिक उपकरण हुवेई के ही हैं, तो इस तरह से वहाँ पर भी क्या है, इसको स्वीकृति मिली। तो कुल मिलाकर भारत पर यह बात आ जाती है कि आखिर भारत कैसे जो है कि दोनों मंचों को पर नियंत्रण साधे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स के जो देश हैं इनमें भारत का कद अच्छा है और भारत अगर अतार्किक तरीके से किसी चीज़ को डिनाई करता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। भारत इस समय 5G नेटवर्क और रक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी देशों के साथ रूस का भी सहयोग प्राप्त करना चाहता है, इसलिए भारत जो भी निर्णय लेगा वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसमें जो है कि रूस की भी जो चिंता रही है वो ये रही है कि जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हुए हैं, भारत ने अमेरिका पर ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन अब एक ऐसी घड़ी है जिसमें किसी न किसी तरह से इस 5G का ये जो बेस बनाने का प्रस्ताव चीन के द्वारा लाया गया है, इस पर भारत को नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हो सकती हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो है कि ब्राज़ील, रूस और साउथ अफ्रीका से हम अपनी तरह से मुद्दे को डील कर सकते हैं। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।